कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की जेन पोस्ट को दिखाया जाता है जो एक वैज्ञानिक है और अपनी टीम के साथ अपनी कार में होती है। तभी आसमान में बिजली चमकती दिखाई देती है। जब वे तूफान से गुजरते हैं तो एक आदमी उनकी कार से टकरा जाता है जिसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता और उस आदमी का नाम होता है थोर। इसके बाद कहानी को 10वीं शताब्दी में दिखाया जाता है। इसके बाद हम मूवी में जायंट्स की दुनिया को देखते हैं जो पृथ्वी पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। इस कहानी में 9 अलग अलग दुनियाएं दिखाई गई हैं। योथेनहाइम उन दुनियाओं में से एक दुनिया है। योथेनहाइम का राजा सभी 9 दुनियाओं पर राज करना चाहता है। वह पृथ्वी पर हमले करना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वे पृथ्वी पर हमला कर पाता, असगार्ड का राजा वहां आ जाता है। असगार्ड सभी 9 दुनियाओं में सबसे शक्तिशाली है। असगार्ड के लोग हजारों साल तक जीवित रहते हैं। धरती के लोग उन्हें भगवान मानते हैं। असगार्ड के राजा ओडिन और योथेनहाइम के राजा लोफी के बीच लड़ाई होती है। इस लड़ाई में ओडिन जीत जाते हैं। लोफी जायंट्स हार जाता है। इस हार के बाद लोफी को वादा करना पड़ता है कि वह कभी किसी दुनिया पर हमला नहीं करेगा। इधर ओडिन लोफी का सबसे शक्तिशाली हथियार छीन लेते हैं और फिर वह असगार्ड वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और हमें 2011 का टाइम दिखाया जाता है। अब असगार्ड के राजा बहुत बुरे हो गए हैं, इसलिए वह अपने बड़े बेटे थोर को अपने राज्य का राजा बनाना चाहते हैं। और जो गॉड ऑफ थंडर यानी तूफान का देवता है, वह राजा बनने के लिए बहुत उत्सुक और खुश था। मगर उसका भाई लोकी इस बात से बहुत दुखी था क्योंकि वह थोर से जलता था, क्योंकि थोर बहुत ताकतवर था और लोकी थोर के मुकाबले थोड़ा कमजोर था। मगर वह जादू की कलाओं में माहिर था। जिस दिन थोर राजा बनने वाला था, उसी दिन लोकी अपनी जादुई शक्तियों से कुछ जायंट्स को महल में दाखिल कर देता है ताकि थोर का राज्याभिषेक रुक जाए। वह जायंट्स वहां पर वही हथियार चुराने आए होते हैं जो राजा ओडिन ने उनके राजा से छीना था, लेकिन वह हथियार को चुरा नहीं पाते क्योंकि वहां पर विध्वंसक आ जाता है जो उन जायंट्स को मार देता है और बाकी जायंट्स भाग जाते हैं। अब ओडिन, थोर और लोकी यहाँ आते हैं। थोर क्रोधित है। वह योथेनहाइम जाना चाहता है ताकि वह उन बर्फीले जायंट्स से बदला ले सके, लेकिन उसके पिता इसकी अनुमति नहीं देते हैं। लोकी थोर को उकसाता है और उसका गुस्सा बढ़ाता है, उसे बदला लेने के लिए राजी करता है। तो थोर लोकी और उसके कुछ दोस्तों को लेकर योथेनहाइम चला जाता है। वे यहाँ फ्रॉस्ट जायंट्स से लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन जायंट्स की संख्या इतनी अधिक है कि वे उन्हें संभाल नहीं पाते। जायंट्स उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। इससे पहले कि जायंट्स उन्हें मार देते, थोर के पिता ओडिन यहाँ आते हैं और उन्हें बचाकर वापस असगार्ड ले आते हैं। थोर के पिता थोर की हरकत पर उससे बहुत नाराज होते हैं क्योंकि उसकी वजह से योथेनहाइम के साथ किया गया वह समझौता टूट जाता है जिसमें कहा गया था कि वे किसी पर हमला नहीं करेंगे। इसके अलावा थोर को अपनी गलती का एहसास नहीं होता। इसी वजह से उसके पिता थोर से उसकी शक्तियां और उसका हथौड़ा म्यूट छीन लेते हैं और फिर थोर के हथौड़े में जादुई मंत्र डाल देते हैं और कहते हैं कि सिर्फ वही लोग इस हथौड़े को उठा पाए जो कि उसके लायक हो, और जो कोई उसके काबिल होगा तो उस हथौड़े को उठाते ही उसमें थोर की शक्तियां आ जाएंगी और फिर थोर के हथौड़े को और थोर को धरती पर फेंक देते हैं। थोर का हथौड़ा गिरता है न्यू मैक्सिको शहर में, जहां पर वो कुछ साइंटिस्ट से टकरा जाता है जिनमें से एक होती है जेन मास्टर जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट यानी अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था। थोर जेन की गाड़ी से टकरा जाता है और जेन उसे लेकर अस्पताल में भर्ती करवाती है और वो वहां से चली जाती है क्योंकि वह नहीं जानती कि वह किसी दूसरी दुनिया से आया है। और अस्पताल में जब थोर की आंख खुलती है तो वो अपने आसपास डॉक्टर को देखकर बहुत घबरा जाता है, इसलिए वह सभी पर हमला कर देता है, लेकिन गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जिस जगह पर थोर का हथौड़ा गिरा था वहाँ लोगों की कतार लगी हुई है। कुछ लोग उस हथौड़े को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह हथौड़ा किसी से भी नहीं उठता क्योंकि कोई उसके लायक ही नहीं था। वह थोर के हथौड़े को कार से उठाने की भी कोशिश करते हैं, मगर उनकी कार भी टूट जाती है, लेकिन वह हथौड़ा अपनी जगह से नहीं हिलता। और फिर शील्ड के लोग उस जगह पहुंच जाते हैं और वे उस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जेन और उनके साथी अपनी प्रयोगशाला में वापस आते हैं और अपना शोध शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उस रात आसमान में दिखाई देने वाली बिजली 2 दुनियाओं के बीच का अंतर है। रिसर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि थोर भी किसी दूसरी दुनिया से आया है, इसलिए वे उससे मिलने अस्पताल जाते हैं। इसके बाद हम अस्पताल में थार को देखते हैं जो बेड से बंधा हुआ है, किसी तरह अपने हाथ खोलकर हॉस्पिटल से भाग जाता है। और जब जेन हॉस्पिटल पहुंचती है उससे पहले ही थोर वहां से जा चुका होता है। शील्ड के लोगों को जब ये पता चलता है कि आसमान से एक संदिग्ध हथौड़ा गिरा है तो वे उस जगह को सील कर देते हैं। साथ ही जेन फोस्टर जो इस पूरी घटना की जांच कर रही है, उसे लगता है कि कहीं न कहीं दूसरी दुनिया का एक द्वार है, एक वर्महोल जैसा, जिसे कहीं भी इंसान आ और जा सकता है। शील्ड के अधिकारी जेन फोस्टर से उसके सारे रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स को जब्त कर लेते हैं। जब थोर को पता चलता है कि उसका हथौड़ा न्यू मैक्सिको में है, वो वहां जाना चाहता है। जेन फोस्टर उसे अपनी कार में वहां ले जाती है। वो उस जगह पहुंचता है जहां उसका मयोनिर है। वह हथौड़ा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उठा नहीं पाता क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि यह हथौड़ा केवल वही उठा सकता है जो इसके लायक हो। थोर ने अपनी दया का भाव खो दिया था और जिसके दिल में दया, हमदर्दी, सहनभूमि ना हो, वह इस हथौड़े के उठाने के लायक नहीं हो सकता। थार के दिल में घमंड आ गया था अपनी ताकत के नशे का। उसे लगता था कि वह इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है और यही वह घमंड था जो उसे ले डूबा और यही वह वजह थी जो वह हथौड़ा उठा नहीं पा रहा था। थोर को एहसास होता है कि उसके पिता ने उसकी सारी शक्तियां छीन ली हैं। वह आसमान की तरफ देखकर चीखता है, बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और तभी वहाँ पर शील्ड के लोग आते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम लोकी को देखते हैं जो असगार्ड में विंटर्स के ताबूत को उठाने की कोशिश करता है, जो फ्रॉस्ट जायंट्स का सबसे शक्तिशाली हथियार है।
जैसे ही लॉकी उसे छूता है वो बर्फीले दानव की तरह नीला पड़ने लगता है। तभी उसके पिता ओडिन वहां आ जाते हैं। उसके बाद वह लोकी को एक कहानी सुनाते हैं। वह बताते हैं कि कई सदियों पहले योथेनहाइम में लड़ते हुए वे उन लोगों के प्राचीन मंदिर गए थे। उन्होंने उस मंदिर में एक मासूम बच्चा देखा जो बहुत बीमार था और वह राजा लोफी का बेटा था और जिसे उसने मरने के लिए छोड़ दिया था। लोकी यह सुनकर बहुत हैरान होता है और वह बच्चा कोई और नहीं तुम थे। तुम टेन के खून से सने हुए थे। दरअसल लोकी योथेनहाइम का राजा है। वह एक फ्रॉस्ट जायंट है। इससे लोकी को बहुत दुख होता है। वह कहता है, क्या मैं वही राक्षस हूँ जिसकी कहानी रातों में माँ अपने बच्चों को सुनाकर डराती है? ऐसा नहीं हो सकता। इसके पीछे जरूर कोई आपके छुपे हुए इरादे होंगे। ओडिन कहते हैं कि वह चाहता थे कि लोकी योथेनहाइम और असगार्ड के बीच शांति बनाए रखे। इससे लोकी बहुत दुखी होता है। वह ओडिन से कहता है कि यही वजह थी कि उसने थोर को राजा बनाया, क्योंकि लोकी उसका अपना बेटा नहीं है। ओडिन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यह सच नहीं है। मैंने तुम में और थोर में कभी कोई फर्क नहीं किया। ओडिन वास्तव में ऐसा नहीं सोचते। वह लोकी को अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। दूसरी तरफ हम धरती पर थोर को देखते हैं जिससे शील्ड के लोग पूछताछ करते हैं लेकिन वह उन्हें कुछ नहीं बता पाता। फिर लोकी थोर से मिलने आता है। थोर लोकी से पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है, तो लोकी उससे झूठ बोलता है और कहता है कि हमारे पिता तुम्हारे जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसकी यह बातें सुनकर थोर भावुक हो जाता है। वह लोकी से कहता है कि वह असगार्ड वापस जाना चाहता है, लेकिन लोकी उससे झूठ बोलता है और कहता है कि हमारे फादर ने योथेनहाइम के साथ इस शर्त पर शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे कि थोर असगार्ड वापस नहीं लौटेगा। वह ये भी कहता है कि उनकी मां नहीं चाहती कि थोर वापस आए और अब मैं असगार्ड का नया राजा हूँ। ये सारी बातें कहकर लोकी वापस चला जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एरिक है। एरिक जेन फोस्टर के साथ काम करता है। वह उसका प्रोफेसर है। एरिक थोर का एक नकली पहचान दिखाकर थोर को रिहा करवा लेता है। एरिक अधिकारियों को थोर का फर्जी पहचान पत्र दिखाता है और बताता है कि वह एक वैज्ञानिक है। हालांकि शील्ड को पता चल जाता है कि दस्तावेज नकली हैं, मगर फिर भी वे थोर को छोड़ देते हैं। इसके बाद ये दोनों जेन फोस्टर के पास जाते हैं। इसके बाद हम लोकी को देखते हैं जिसे लफी से मिलते हुए दिखाया गया है। वह उनसे कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे सैनिकों को ओडिन के कक्ष में ले जाऊंगा। मैं वहां जा सकता हूं जहां तुम ओडिन को मार सको। इसके बाद मैं वहां का राजा बन जाऊंगा, तो मैं वह फ्रॉस्ट बॉक्स तुम्हें लौटा दूंगा। लफी भी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। इसके बाद हम जैन और थोर को देखते हैं। जैन थोर को पसंद करने लगी है। थोर उसे उसकी डायरी देता है जो उसने शेर से आते समय चुरा ली थी, क्योंकि इसमें जैन का सारा शोध शामिल था, जिससे जैन बहुत खुश होती है। वे दोनों धीरे धीरे जेन फोस्टर और थोर के बीच दोस्ती का रिश्ता बन जाता है और उन दोनों को प्यार हो जाता है। इसके बाद हम लोकी को एसगार्ड में देखते हैं, जो वहाँ के अंगरक्षक हिमदल के पास जाता है। हिमदल के पास एक तलवार है जिससे कोई भी किसी भी दुनिया में यात्रा कर सकता है, लेकिन वह ईमानदार है, इसलिए वह किसी को भी दुनियाओं के बीच यात्रा करने की अनुमति नहीं देता। लोकी कहता है कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, इसलिए अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हिमदल उससे कहता है कि तब मुझे आपके आदेशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे लोकी की सच्चाई पता चल गई थी। वह जान गया था इस सब के पीछे लोकी का हाथ है। इसके बाद हिमदल लोकी पर हमला करना कर देता है, लेकिन लोकी हिमदल को फ्रॉस्ट बॉक्स से बर्फ में जमा देता है। लोकी हिमदल को जमाने के लिए अपने प्राचीन सर्दियों के संदूक का इस्तेमाल करता है, लेकिन एसगार्ड में थोर के दोस्तों को लोकी की योजनाओं के बारे में पता चल जाता है। वे थोर को सच्चाई बताने के लिए पृथ्वी पर जाते हैं। वे उसे बताते हैं कि उसके पिता जिंदा हैं, लेकिन लोकी उन्हें मारना चाहता है। थोर सारी सच्चाई जानने के बाद बहुत गुस्से में आ जाता है और असगार्ड में लोकी को पता चलता है कि थोर के दोस्तों ने उसे सच बता दिया है, इसलिए वह थोर और उसके दोस्तों को मारने के लिए धरती पर विध्वंसक भेजता है, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। विध्वंसक धरती पर आता है। वह इतना शक्तिशाली है कि कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। एक एक करके वह थोर के सभी दोस्तों को हरा देता है। अपने दोस्तों को बचाने के लिए थोर उसके सामने आ जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि उसे कौन कंट्रोल कर रहा है। उसके पास जाकर विध्वंसक से कहता है कि वह उसे मार डाले और उसके दोस्तों को छोड़ दे। विध्वंसक थोर को जोरदार पंच मारता है, जिससे वह बहुत दूर जाकर गिर जाता है। वह बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके पास जैन आती है। उसे लगता है कि थोर मार चुका है, मगर तभी एक चमत्कार होता है। थोर की शक्तियाँ उसमें वापस आने लगती हैं, क्योंकि उसने अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। यही तो होता है एक असली राजा, जो अपनी प्रजा के लिए अपने आप को भी कुर्बान कर दे। इसलिए उसकी शक्तियाँ और साथ ही उसका हथौड़ा उसके पास वापस आ जाता है, जो न्यू मैक्सिको में था। इससे सभी बहुत खुश हैं। विध्वंसक उस पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन थोर उसे जोर से मारता है और वह अपनी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है। अब जेन को भी यकीन हो जाता है कि थोर सचमुच बिजली का देवता है। तभी वहाँ पर शील्ड के अधिकारी आते हैं और वे थोर से कहते हैं कि तुमने हमें सच नहीं बताया। तब थोर कहता है कि हम दोनों का एक ही उद्देश्य है, और वह है दुनिया की रक्षा करना, और आज से आप हमें अपना दोस्त मान सकते हैं, लेकिन बदले में जैन की सारी चीजों को उसे वापस लौटना होगा। वहीं दूसरी तरफ असगार्ड में लोकी राजा ओडिन को मारने के लिए लोफी को लेकर आया था। इससे पहले कि लोफी ओडिन को मार पाता, ओडिन अपनी आंखें खोल देते हैं। ओडिन कुछ कर पाते इससे पहले ही लोकी लोफी को मार देता है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि ओडिन उसे एक बहुत ही अच्छे बेटे के रूप में देख सके, ताकि वह उसे असगार्ड का राजा बना सके। पृथ्वी पर थोर असगार्ड वापस आने की कोशिश करता है।
थोर जेन से कहता है कि हमें अब वापस जाना होगा, लेकिन हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारे लिए वापस आएंगे। और वह एस्गार्ड का गेट खोलने के लिए कहता है, लेकिन हिमदल उसका जवाब नहीं दे रहा था, गेट नहीं खोल रहा था। हिमदल पूरी तरह से जम गया है, इसलिए वह रास्ता नहीं खोल पाता। जब थोर उसे बुलाता है तो वह दरवाजा खोलने के लिए खुद को बर्फ से आजाद कर लेता है। थोर और उसके दोस्त एस्गार्ड पहुंचते हैं। थोर उस कमरे में जाता है जहां लोकी है। थोर उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो लोकी उसे बताता है कि मैं अपने पिता को ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं उनका योग्य पुत्र हूँ और जब तक वे उठेंगे मैं उन सभी राक्षस जातियों का सफाया कर चुका हूँगा और मैं ही सिंहासन का असली उत्तराधिकारी होगा। तब थोर उससे कहता है कि तुम एक पूरी जाति को नष्ट नहीं कर सकते। तब लोकी थोर पर हमला कर देता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। लोकी की योजना सभी फ्रॉस्ट दिग्गजों को मारने की है ताकि उसके पिता उसे राजा बना दे। लोकी योथेनहाइम पर हमला करने के लिए बायफ्रॉस्ट ब्रिज का इस्तेमाल करता है। थोर उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसका मन बदल चुका है, लेकिन लोकी उसकी एक नहीं सुनता है। थोर अपने हथौड़े से पुल पर हमला करता है, लेकिन तभी पुल टूट जाता है, जिससे वहां पर एक बड़ा विस्फोट होता है, जिसके कारण पुल 2 हिस्सों में बट जाता है और लोकी और थोर नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी ओडिन वहां आ जाते हैं। वह अपनी नींद से जाग गए होते हैं। वह थोर का हाथ पकड़ लेते हैं। लोकी ओडिन से कहता है कि मैं भी ऐसा कर सकता था। ओडिन उससे कहते हैं कि तुम गलत कर रहे थे। लोकी को एहसास होता है कि उसके पिता उसकी योजना समझ गए हैं। थोर को एहसास होता है कि लोकी उसे छोड़कर जा रहा है। वह लोकी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी उसे छोड़कर अंधेरे की दुनिया में गायब हो जाता है। जबकि जेन नीचे थोर का इंतजार कर रही होती है, लेकिन जब थोर वापस नहीं लौटता तो उसे एहसास होता है कि वह चला गया है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सभी बहुत खुश हैं, लेकिन थोर दुखी भी है क्योंकि वह अपना वादा पूरा नहीं कर पाया जो उसने जेन से किया था। तभी उसके पिता उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम एक बुद्धिमान राजा बनोगे। तब थोर उनसे कहता है कि आपसे बेहतर कोई राजा और पिता नहीं हो सकता और मुझे अभी भी आपसे बहुत कुछ सीखना है। राजा ओडिन अपने बेटे थोर को राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन थोर यह कहकर मना कर देता है कि अभी सही समय नहीं आया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेन अपने काम पर वापस लौट जाती है और वह अभी भी थोर को ढूंढती रहती है। थोर भी ऊपर से उसे देख रहा है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 7.5 है। इस मूवी के बाद इसके 3 पार्ट और है, आगे मैं वह एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको एक्सप्लेन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।